हम लोगों को इस सेक्शंस में बहुत सारे डिडक्शंस दिए हैं। हम लोग अलग अलग इनकम्स जो है उसको कंसीडर करते हैं। सभी इनकम्स को हम लोग हर एक हेड में कंप्यूट करते हैं। कोई इनकम क्लब करना है किसी की तो क्लब भी करते हैं, लॉसेस के साथ में सेट ऑफ करते हैं। उसके बाद में हम लोगों को मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग चैप्टर 6 के अंदर जो बहुत सारे सेक्शन है उसके डिडक्शंस लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले 80TTE एंड 80TTB देख लेते हैं जो कि सबसे सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। 80TTE इज अवेलेबल एज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट अगर आपको मिला कोई बैंक या कोई कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर नॉन सीनियर सिटीजन्स, ओके, नॉन सीनियर सिटीजन्स, तो उन लोगों को ये वाला डिडक्शन मिल जाता है अप टू 10,000 रुपीज पर एनम। तो आपकी इनकम में जितना भी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है उसमें से 10,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। आपकी इनकम में मान लो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट सिर्फ 6,000 रुपए है तो डिडक्शन 6,000 ही मिलेगा, लेकिन इनकम में 16,000 रुपए है तो डिडक्शन 10,000 मिलेगा। ओके, मैक्सिमम लिमिट इज 10,000। आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर, पर्टिकुलर्स एंड लिमिट, ये तीनों चीजें याद रहना चाहिए। 80TTB is deduction available to resident senior citizens, okay, individual senior citizens जिनको कोई भी डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से। सो दिस डिडक्शन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। कोई भी डिपॉजिट का उनको इंटरेस्ट मिलता है तो डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर जो अपर लिमिट है दैट इज ₹50,000 पर एनम। सो दिस इज बेटर, है ना। फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट का मैंने आप लोगों को बताया है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3500 तक के तो एग्जेम्प्ट ही रहता है। मान लो आपको 15,000 का इंटरेस्ट मिला तो आपके लिए टैक्सेबल कितना रहेगा? 12,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? अगर 80TTA में है तो 10,000, 80TTB में है तो 12,500 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो टोटल इनकम के क्वेश्चन में कई बार पूछते ही हैं, सेक्शन 80C विच टॉक्स अबाउट डिडक्शन ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन धारा और जीवन अक्षय स्कीम और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और आरपीएफ, पीपीएफ, एसपीएफ, ओके, तो ये सब जो पेमेंट्स है ये आप सेल्फ, स्पाउस या चाइल्ड के नाम पे पे कर सकते हो। यहाँ पर चाइल्ड डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, चलता है, डिडक्शन मिलेगा। मेजर या माइनर है, डिडक्शन मिलेगा। मैरिड है, अनमैरिड है, डिडक्शन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर सेल्फ, स्पाउस या चाइल्ड के नाम से अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा या ये वाली कोई स्कीम में भरा या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है या आरपीएफ, पीपीएफ या एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप आरपीएफ और एसपीएफ में चाइल्ड के नाम से नहीं भर सकते हो, पीपीएफ में भर सकते हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चाइल्ड के नाम पे ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 ईयर टर्म डिपॉजिट सन के नाम पे किया या डॉटर के नाम पे किया तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉय एसएससी को नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज 5 ईयर टर्म डिपॉजिट को खुद के नाम पे ही करेंगे, ओनली सेल्फ के नाम पे करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा। सेल्फ, स्पाउस या चाइल्ड के लिए सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 है, और सुकन्या समृद्धि स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, और ट्यूशन फीस है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। तो बस ये आप दूसरों के नाम पे भी कर सकते हो, बाकी सब पेमेंट्स आपको खुद के नाम पे करना होगा। देन आप देख सकते हो इंश्योरेंस स्कीम्स है, सेविंग स्कीम्स है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, ओके, इन अ बैंक और पोस्ट ऑफिस, ओके, टैक्सेबल डिपॉजिट होते हैं प्रॉपर। देन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, तो इसमें अगर आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, इन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हर एक म्यूचुअल फंड का एक टैक्स सेविंग वाला म्यूचुअल फंड होता है जिसमें अगर पैसा डाला तो डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। प्रोविडेंट पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, नाबार्ड के बॉन्ड्स, ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। देन हाउसिंग में रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग आपको लिखा हुआ है, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन का डिडक्शन 80C में मिलता है, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का भी जो पेमेंट रहता है उसका डिडक्शन मिलता है। एंड अगर आपने कोई पीएसयू की हाउसिंग की जो लैंडिंग स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, उसमें आपने डिपॉजिट किया है, तो जो पीएसयू हाउसिंग लोन देता है आगे तो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। एंड एजुकेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपने ट्यूशन फी पे किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल टाइम एजुकेशन ऑफ अप टू 2 चिल्ड्रन तो आपको फिर ऐसे केस में डिडक्शन मिल जाएगा। सो ये बहुत सारे आइटम्स है। सेक्शन 80C बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देन सेक्शन 80C में अगर आप बुक में देखोगे तो एक और आइटम है
कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इन टियर 2 अकाउंट्स, है ना। टियर 1 अकाउंट में तो एटीसीसीडी लगता है, टियर 2 अकाउंट में ये लगता है। सो यहां पर आपको दिया हुआ है टियर 2 अकाउंट, बट इट इज अवेलेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये सब डिडक्शंस मिलते हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपको लॉक इन पीरियड भी रहता है। आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 2 साल के अंदर सरेंडर नहीं करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को 3 साल के अंदर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट तो वैसे ही 5 ईयर टर्म डिपॉजिट्स हैं, है ना। तो ये लॉक इन पीरियड को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो डिडक्शन जो पहले मिला था वो इनकम में ऐड हो जाएगा। So this is section 80C, very useful in real life as well, but इसका मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपीज। अब इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका आपको ये वाले रेट्स याद रहना चाहिए कि कितना परसेंटेज तक के आपका प्रीमियम रह सकता है एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड। तो प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड, इफ इट इज मोर देन 10% इन द रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूड आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/2012, तो एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10% हियर। देन अगर प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड डिसेबल्ड की पॉलिसी लिया है 1 अप्रैल 2013 के बाद तो 15% तक अलाउड है, और 2012 के पहले की पॉलिसी से तो 20% तक के प्रीमियम अलाउड था। ओके, फ्रॉम 1/4/2003 टू 31 मार्च 2012 20% तक की भी अलाउड था। सो ये आप देख सकते हैं। देन सेक्शन 80 CCC, ये सेक्शन बात करता है पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की, जिसमें अगेन मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। इसका इतना ही ध्यान रखना है, सफिशिएंट है। एंड देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 80 CCD, जिसका सबसेक्शन 1 ओवरऑल वो वाली लिमिट में कवर होता है। 80C 80 CCC एंड 80 CCD 1 की एक कंबाइंड लिमिट लगती है 1,50,000 की। तो 80 CCD इज द एनपीएस अकाउंट जिसमें इंप्लॉई या असेसी ने कंट्रीब्यूट किया तो उसको डिडक्शन मिलता है। इंप्लॉई को मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक के मिलता है, और अगर वो सेल्फ इंप्लॉयड है तो मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी 20% ऑफ जीटीआई तक के मिलता है। सेल्फ इंप्लॉयड रहेगा तो उसकी सैलरी इनकम नहीं रहेगी, तो इससे 20% ऑफ जीटीआई तक के अलाउ किया है। 80 CCD की स्कीम में सेल्फ इंप्लॉयड पर्संस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैंने खुद भी किया है। अब 80 CCD 1 में अगर आपको पूरा कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि या तो वो 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, या तो ये 10% या 20% वाली लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है जिसका डिडक्शन नहीं मिल पाया वो यहां पर मिल जाता है 80 CCD 1B के अंदर में अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। ओके, इतना डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है अप टू 50,000 रुपीज। देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो रहता है उसका डिडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको 14% ऑफ सैलरी तक मिल जाता है, और अदर एम्प्लॉय को 10% ऑफ सैलरी तक मिल जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पहले इन द फर्स्ट स्टेप सैलरी में ऐड हो जाता है, और यहां पर आकर के ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में से उसका डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया तो भी आपको ये वाला डिडक्शन मिलता है, 80 CCD 2 वाला, है ना। बाकी के नहीं मिलते, लेकिन 80 JJAA और 80 CCD 2 ये 2 मिलते हैं। तो अब ओवरऑल लिमिट्स ये पेज पे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। 80C 80 CCC एंड 80 CCD 1 की कंबाइंड लिमिट जो है वो 1,50,000 है। इसकी एग्रीगेट लिमिट कितनी है? कंबाइंड लिमिट 1,50,000 है। ओके, ये आपको दिख रहा है। 80 CCD 1 की खुद की भी लिमिट है, लेकिन ये तीनों का मिला करके 150 के ऊपर नहीं जा सकता है। 80 CCD 1B का 50,000, 80 CCD 2 का 10% ऑफ सैलरी और 14% ऑफ सैलरी in the case of central government employees. Then we talk about, I hope पहले ये इतना एब्जॉर्ब हो गया है आपको, 80C CCC CCD 80 TTA TTB, है ना, 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। Then we talk about section 80D which is deduction in respect of medical insurance premium। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बातें हैं, मैंने इसका आपको बहुत बढ़िया एक चार्ट भी देके रखा है बुक में, तो आप देख सकते हो कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप खुद के लिए, सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आप पॉलिसी ले सकते हो, और उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा जितना भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उस हिसाब से। ओनली थिंग इज इट शुड नॉट बी पेड बाय कैश। आप खुद के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या अदर नोटिफाइड स्कीम में भी डिपॉजिट कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी खर्चा करते हो, ये तो कैश में भी अलाउड है, तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर बाकी के खर्चे आप स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम पे भी कर सकते हो। आप जिसके लिए पेमेंट्स कर रहे हो, अगर वो पर्सन अगर सीनियर सिटीजन है और उनका कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो आप उनके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। इसमें आपको टोटल डिडक्शन कितना मिलता है?
₹25,000 है ना, इस कैटेगरी का टोटल डिडक्शन है ₹25,000 और वहां पर स्टार लगाए। तो इस कैटेगरी में आपने जिसके लिए पेमेंट किया अगर वो सीनियर सिटीजन है तो फिर 25,000 की जगह लिमिट हो जाती है 50,000। देन दूसरा जो कैटेगरी है पेरेंट्स, पेरेंट्स के केस में क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वगैरह नहीं होता है पेरेंट्स के नाम से, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा करवाया तो डिडक्शन मिल जाएगा, कैश में करवाया तो भी मिल जाएगा, ओके। एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स का अगर इनकर किया तो भी उसका डिडक्शन मिलता है, प्रोवाइडेड उनका मेडिक्लेम नहीं था एंड वो सीनियर सिटीजन है। तो हो सकता है मदर का मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, फादर का नहीं है, तो मदर का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन ले लिया आपने एंड फादर का मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लिया, तो वैसा चलता है, प्रोवाइडेड फादर इज अ सीनियर सिटीजन विदाउट अ मेडिक्लेम। सो अगर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर भी 25,000 की जगह 50,000 की लिमिट लगती है, और सीनियर सिटीजन नहीं है मदर एंड फादर दोनों तो फिर 25,000 की लिमिट लगती है। Deduction of medical expenditures of this sorts are not available if paid for say brothers or sisters, grandparents, etc. ठीक है, और या तो फिर paid for children who are not dependent on you। देखो parents can be dependent or not dependent, but children के बारे में लिखा है they should be dependent, है ना, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर। 80C में चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं है तो भी मिलेगा, 80D में चिल्ड्रन डिपेंडेंट है तो ही मिलेगा। देन यहां पर आपको दिया हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में एक ओवरऑल लिमिट लगती है 5,000 की, जो आप फैमिली मतलब सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में एंड पेरेंट्स वाली कैटेगरी में जो टोटल खर्चा कर रहे हो वो मिलाकर के 5,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये एक लिमिट है। एंड ये दोनों कैटेगरी का खुद का लिमिट है 25,000 का। देन अगर HUF अपने मेंबर्स लिए खर्चा करता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का या मेडिकल एक्सपेंडिचर का, अगर मेडिक्लेम नहीं है तो अगेन HUF को भी डिडक्शन मिलता है अप टू ₹25,000, एंड ये भी अगर सीनियर सिटीजन के लिए करता है तो 50,000 की लिमिट हो जाती है। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना पॉसिबल है, तो यहाँ पर 25,000 प्लस 25,050, अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है और यहाँ ये कैटेगरी में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25 प्लस 50 75 तक मिल सकता है। अगर दोनों कैटेगरी में सीनियर सिटीजन है तो फिर 50 प्लस 50 अप टू 1 लाख रुपीस तक का 80D का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो एक साथ 4-5 सालों के लिए भर दिया है, कई बार ऐसा होता है कि लमसम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 4-5 सालों के लिए भरा जाता है, तो हम लोग देखते हैं वो कितने प्रीवियस ईयर्स के लिए वो पॉलिसी एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीमियम भरा है मान लो 15 मार्च 2020 को फॉर से 5 ईयर्स, ओके, प्रीमियम भरा है से ₹60,000, तो अब यहां पर अक्सर हम लोग गलती करते हैं, वैसे तो उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ उस साल का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 60,000 डिवाइडेड बाय 5 नहीं करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि ये पॉलिसी प्रीवियस है 2021, 21, 22, कितने साल एक्टिव है आप बस वो देखिए, 22, 23, 23, 24, 25, 26 एंड 26, 27। 26, 27 में एक्टिव है क्या ये पॉलिसी? नहीं, यहां पर नहीं। फर्स्ट ईयर है उसका 1920, आप यहां से गिनो 15 मार्च 2020 से 5 साल, मतलब कि 15 मार्च 2025 तक एक्टिव है वो पॉलिसी, है ना, ये 24, 25 होना चाहिए, 15 मार्च 2025 तक एक्टिव है। तो आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रीवियस ईयर्स में वो पॉलिसी एक्टिव है। भले ही हमारा पहला जो प्रीवियस ईयर है 1920 उसमें सिर्फ 15-16 दिन के लिए है तो भी उसको काउंट करेंगे एज वन प्रीवियस ईयर। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 ईयर में भी काफी दिनों तक एक्टिव है। तो 60,000 का जो प्रीमियम है उसको 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 इज द नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 और दोनों साल 10,000 का डिडक्शन मिलेगा ऐसे केस में, ठीक है। सो इसको आपको इस तरीके से देखना है, और दोनों साल मतलब हर साल पूरे 6 साल 10,000 का रिडक्शन मिलेगा। ये आपको आपका जो 80D का चार्ट है उसके नीचे लिखा हुआ है कि अगर प्रीमियम एक साथ दिया जाता है मल्टीपल ईयर्स के लिए तो जितने प्रीवियस ईयर्स के लिए वो पॉलिसी एक्टिव है उसको नंबर ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स बोलते हैं, और प्रीमियम को उस नंबर से डिवाइड करके फिर डिडक्शन लिया जाता है हर साल। तो सेक्शन 80D वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद सेक्शन 80C, एग्जाम में 80D और 80C तो पूछते ही पूछते हैं। देन सेक्शन 80DD एंड 80U ये फ्लैट डिडक्शंस वाले सेक्शन है, आपको पता है ना, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, अगर असेसी खुद डिसेबल्ड है तो 80U में डिडक्शन मिलता है, और अगर
असेसी पे कोई डिपेंडेंट पर्सन है वो डिसेबल्ड है, लाइक स्पाउस, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स, अगर वो असेसी पे डिपेंडेंट है तो उनके डिसेबिलिटी के लिए कोई ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहा है असेसी, या तो फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है उनके बेनिफिट के लिए, तो फिर फ्लैट डिडक्शन मिलता है दोनों सेक्शन में। अगर सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000, अगर 40% से 80% के बीच में डिसेबिलिटी है तो फिर 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है। तो इसमें आपने खर्चा कितना किया वो मैटर नहीं करता है, फ्लैट डिडक्शन मिलता है ये दो सेक्शंस में। तो ये थोड़े से अलग टाइप के सेक्शंस हो गए। देन 80DD डिसेबल्ड के लिए है, ठीक है, और 80DDB डिजीज्ड के लिए है। डिजीज मतलब अलग होता है ना, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस उन्होंने बताई है, सच एज कैंसर, पार्किंसंस डिजीज, एड्स एक्सेट्रा। तो अगर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, खुद के लिए भी या कोई डिपेंडेंट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर पेमेंट कर रहा है असेसी, एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, तो जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया उतना रिडक्शन मिलेगा। ये जो 80DD है, 80U है, ये देखो रेसिडेंट को ही मिलता है, 80DD भी रेसिडेंट को ही मिलता है। जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया उतना रिडक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40,000 रुपीज, और सीनियर सिटीजन के एक्सपेंडिचर किया तो 1 लाख रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाता है, ओके, असेसी को इनकम टैक्स में। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना सारा मतलब अलग अलग जगह उन्होंने डिडक्शंस दिए हैं इतने सारे एक्सपेंडिचर्स करने पर। ये चारों का 80D, 80DD, 80DDB एंड 80U, ये चारों का कंपैरेटिव चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है। उस टाइप की चीजें जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के पहले, है ना, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना बचे। देन एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, आपको पता है ना, हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। एजुकेशन किसका, सेल्फ का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, या ऐसे चिल्ड्रन फॉर होम द असेसी इज द लीगल गार्डियन। तो असेसी को एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है अप टू 8 इयर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ओके, देयर इज नो लिमिट ऑन सच डिडक्शन, जितना भी इंटरेस्ट है मिलेगा। बट फर्स्ट ईयर जब रिपेमेंट करना शुरू किया इंटरेस्ट का प्लस 7 इयर्स, ऐसे करके 8 इयर्स तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। देन सेक्शन 80EE एंड 80EE, ये दो सेक्शंस हम अपन लोगों ने पढ़ा है। 80 ये दोनों सेक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन से संबंधित हैं। 80EE कहता है कि ओवर एंड अबव डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, हाउसिंग लोन पे जो 24B में आपको डिडक्शन मिलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लिमिट हो जाता है ना 2 लाख तक के, उससे ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहां पर ले सकते हो। बट कंडीशन से 80EE के लिए लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन in the year 16-17, loan amount should not be more than 35 lakhs, value of the property should not be more than 50 lakhs, assessee should not own any other property on the date of sanction, ये कंडीशन यहां पर भी है। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इज ₹50,000। तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 16-17 में अगर लोन सैंक्शन है तो 80EE का बेनिफिट हम ले सकते हैं। और 80EE का कब लेंगे, जब अभी अभी लोन सैंक्शन हो रही है एंड नया घर आपने अभी बनाया 1419 से 31 मार्च 22, इस बीच में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन डिडक्शन मिल जाएगा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की तो। ठीक है, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला है, यहाँ पर से वैल्यू बोला था, है ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 45 लाख से ज्यादा नहीं है, लोन का कुछ लिमिटेशन नहीं बताया, लोन ऑब्वियसली उससे कम की ही रहेगी। असेसी शुड नॉट ओन एनी अदर प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन, मैक्सिमम ₹1,50,000 तक का क्या होता है आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80EE। तो ये दोनों में से एक ही मिलेगा ऑब्वियसली, है ना, आप दोनों सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके पास में एक ही प्रॉपर्टी रहना, कोई और प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए ना जब आप लोन ले रहे हो, तो या तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो दोनों में से एक का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी आपने अगर लोन लिया है एंड उस पर इंटरेस्ट पे किया है, लोन अगर 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में सैंक्शन हुई है तो 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। ओके, दिस लिमिट इज पर एनम, ओके, जो लिमिट्स मैं बता रहा हूँ दिस आर लिमिट्स पर एनम बेसिस। सेक्शन 80EEB। देन सेक्शन 80G डोनेशन का हम अलग से देखते हैं, 80GG रेंट का अलग से देखते हैं। 80GGA, तो ये इतना ही है यहाँ पर कि अगर आपने सेक्शन 35CCA या सेक्शन 35 वाले को डोनेशंस किया है ना, जैसे कि रूरल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, ओके, या तो फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या तो फिर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, और अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में इनकम नहीं है
तो आपको उधर डिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको इधर डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपने 2000 के ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं किया है। कैश डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 इज नॉट अलाउड। एक बार आपके ईयर में देख लो 2000 है या 10,000 है, क्योंकि ये क्या है ना, अमेंडमेंट वाली चीजें हैं। तो 2000 है ना नहीं आपके ईयर में भी, ठीक है। 1 जून 2020 से 2000 हो चुका है। देन सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC आर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। ये डोनेशंस का, ये पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउचर में आपने कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह पब्लिश किया तो उसका आपको बिजनेस हेड में डिडक्शन नहीं मिलता था, बट लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आपने कैश में नहीं किया तो, है ना। इंडियन कंपनी ने किया तो उनको भी डिडक्शन मिल जाएगा 80 GGB में, और किसने किया तो उनको भी डिडक्शन मिल जाएगा 80 GGC में। कैश डोनेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो ये 3 सेक्शंस तो छोटे छोटे हैं। देन सेक्शन 80G की डिटेल में बात करते हैं। डोनेशन इन मनी इज अलाउड, डोनेशन इन काइंड इज नॉट अलाउड। पहली बात तो डोनेशन अप्रूव्ड पर्संस को करना पड़ेगा, किसी को भी किया तो नहीं मिलेगा। कैश डोनेशन इन एक्सेस ऑफ ₹2000 इज नॉट अलाउड। कहा गया 80G में भी, है ना। देखो 2000 की लिमिट है, कैश डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 इज नॉट अलाउड, यहां पर भी लिखा हुआ है। तो आपको लिखा है कि यहाँ पर 4 कैटेगरी के डोनेशन होते हैं, आपको याद होगा तो, है ना। एक कैटेगरी जिसमें 100% डिडक्शन मिल जाता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, आपने जितना डोनेशन किया उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखना, आपका टोटल डिडक्शंस जो है इट कैनॉट एक्सीड योर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग LTCG, एक्सक्लूडिंग STCG अंडर सेक्शन 111A एंड एक्सक्लूडिंग योर कैजुअल विनिंग्स। तो वो वाले इनकम में से आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, बाकी की इनकम के हद तक के आपको डिडक्शंस मिल जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, PM केयर्स फंड, और ऐसे भी और भी कुछ फंड्स के नाम है, इतने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखा है। तो इसमें अगर डोनेशन दिया तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है विदाउट एनी लिमिट ऑन डोनेशन। ये कुछ 4 फंड्स के नाम है: राजीव गांधी फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन या फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। इसमें अगर डोनेशन दिया तो 50% डिडक्शन मिल जाता है, जितना डोनेशन दिया उसका 50% फ्लैट, ठीक है। तो मतलब कि कोई उसमें लिमिट नहीं। लेकिन फिर ये जो C और D कैटेगरी में है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली आस्क्ड आपको ये वाला केस रहेगा, क्या कैटेगरी D का, एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो क्या करते हैं, आपका जो डोनेशन अमाउंट है पहले उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? GTI माइनस LTCG माइनस STCG अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शंस अदर देन 80G, ऑल चैप्टर 6 डिडक्शंस अदर देन 80G। तो आपको क्या मिल जाता है? एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर मान लो आपके एडजस्टेड टोटल इनकम 8 लाख रुपए है और आपने डोनेशन दिया है मान लो 90,000 रुपए, तो 8 लाख का 10% कितना होता है? इट इज 80,000। तो योर डोनेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 80,000 रुपीज। अब आपको 80,000 का 100% या 80,000 का 50% मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कैटेगरी C में हो या कैटेगरी D में डोनेशन दे रहे हो। कैटेगरी C में गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दिया फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, या कंपनी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दिया, तो ये उतने कोई पॉपुलर वाले नहीं है। कैटेगरी D में आप देख सकते हो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को और कोई पर्पस से दिया, या कोई भी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है, तो कितना? 50% डिडक्शन आपको मिल जाएगा फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम, डोनेशन का 50%। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 8 लाख है, आपने डोनेशन दिया 90,000, तो आपका सबसे पहले डोनेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे 80,000 पे, 8 लाख का 10%, फिर वो 80,000 का 50% करेंगे, मतलब कि 40,000 का आपको डिडक्शन फिर अल्टीमेटली मिलेगा। ऐसा। देन देयर इज दिस सेक्शन 80GG जो कि रेंट का डिडक्शन मिलता है। अगर आप रेंट पे करते हो तो, विच इज क्वाइट सिमिलर टू 1013A। कितना डिडक्शन मिलता है? ₹5,000 पर मंथ, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, है ना। तो ये देख लीजिए ये विच एवर इज लीस्ट, इतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 40 या 50 की जगह 25% आ गया, क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई, है ना। रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी की जगह 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। एंड HRA तो है नहीं यहाँ पर, तो 5,000 पर मंथ का एक मैक्सिमम लिमिट आ गया। अगर असेसी HRA नहीं रिसीव करता है
और असेसी का कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उसको रेंट पेड का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 जीजी। ओके, यहां पर भी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, इट मींस जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शंस अदर देन सेक्शन 80 जीजी डिडक्शन। ठीक है, देन सेक्शन 80 क्यूक्यूबी एंड 80 आरआरबी कोई उतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहां पर आपको रॉयल्टी ऑन कॉपीराइट्स का, यहां पर रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स का जितनी इनकम है और ₹3 लाख विच एवर इज लेस उतना आपको डिडक्शन मिल जाता है। ओके, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन ₹3 लाख। बट इसमें क्या होता है कि कुछ इनकम अगर आपके इंडिया के बाहर हो रही है तो उसमें से जो साल खत्म होने के बाद 6 महीने तक के अंदर इंडिया में नहीं आई तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। और रॉयल्टी के केस में भी मैक्सिमम रॉयल्टी विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इज अप टू 15% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, अप टू 15% ही आपको डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर आपको रॉयल्टी का रेट 20% रखा है पब्लिशर ने ऑथर के लिए, तो ऑथर को उसमें से 15% के हिसाब से जो रॉयल्टी बनती है उस हिसाब से डिडक्शन 80 क्यूक्यूबी में मिलेगा। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, अगर आपने सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट किया तो भी ये मिलता है, न्यू रिजीम में भी मिलता है। सेक्शन 80 जेजेएए, इसमें डिडक्शन किस चीज का मिलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ 30% ऑफ एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट। अगर आपने एडिशनल इंप्लॉय को हायर किया, अगर आपका मान लो आप बिजनेस प्रोफेशन में इनकम कमा रहे हो, टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर आपको 30% ऑफ एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का 3 साल तक की डिडक्शन मिलता है। एडिशनल इंप्लॉय में कौन आता है कौन नहीं आता है? एडिशनल इंप्लॉय में जिनका एमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा है वो नहीं आते हैं, जो लोग आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग नहीं आते, जिनका पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है वो लोग नहीं आते, या जिनको एम्प्लॉयड किया है फॉर लेस देन 240 डेज इन प्रीवियस ईयर और 150 डेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल, लेदर और फुटवेयर बिजनेस, तो ये लोग नहीं आते हैं, है ना, जिनको कम समय के लिए एम्प्लॉय किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दीज पीपल आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय। ओके, ये जो 240 डेज या 150 डेज वाला पॉइंट है, अगर उस साल वो नहीं आ पा रहे तो अगले साल से उनको, और कंटिन्यूड जॉब कर रहे हैं अगले साल भी, तो अगले साल उनको एम्प्लॉय किया ऐसा मानेंगे और अगले साल फर्स्ट ईयर से उनको डिडक्शन मिलना शुरू होगा। एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट में जब आप एमोल्यूमेंट्स निकालते हो तो उसमें क्या क्या नहीं आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आता है एंड आरपीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। तो ये जो 25,000 की लिमिट है या जो 30% का डिडक्शन लेना है, दोनों के लिए आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स का नहीं ले सकते हो और आरपीएफ कंट्रीब्यूशन का नहीं ले सकते हो। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को निल मानेंगे अगर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपने कोई एम्प्लॉय को फायर करके दूसरों को हायर किया है तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर 80 जेजेए का पर्पस सर्व नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। एंड इफ यू हैव पेड बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और प्रिस्क्राइब मोड, तो अगर और कोई मोड से पेमेंट किया है तो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को निल मानेंगे। मतलब वो वाली उतनी कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर उस पर इनडायरेक्टली डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो मैंने क्या किया, कोशिश किया कि कम जगह में चीजें समराइज हो जाए। बाकी बुक में तो आप डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ में, एक एक छोटे बड़े पॉइंट्स के साथ में दिया हुआ है। और हम लोगों ने क्लास में रेगुलर बैच में तो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बहुत कुछ किया है। तो ये चैप्टर के सभी सेक्शंस कवर हो गए हैं या कुछ छूटा है, आप लोग मुझे बताइए। सभी हो गए? यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि आपको कुछ डिडक्शंस तभी मिलते हैं अगर आपने क्लेम किया, तो कुछ डिडक्शंस के लिए रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट के पहले भरना मैंडेटरी है। ओके, सेक्शन 80 IA से लेकर के 80 RRB तक के, है ना, वो सीरीज के जो डिडक्शंस हैं वो तभी मिलेंगे अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट तक के भर दिया। तो 80C 80D में वो प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए, कुछ और इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ चर्चा करना है? एनीथिंग, यू कैन फील फ्री टू आस्क।